नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में। हाल ही में भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा, जो वैसे यूनाइटेड स्टेट्स के नागरिक हैं, इन्होंने दुनिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 12 साल 4 महीने और 25 दिन की उम्र में अभिमन्यु मिश्रा यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं चेस के इतिहास में। भारत देश में अपने भी कई ग्रैंड मास्टर्स हैं, जिनमें सबसे फेमस हैं विश्वनाथन आनंद, कोनेरू हम्पी। लेकिन ये ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी कैसे जाती है, कब दी जाती है, आपको क्या क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं, तो इन्हीं सब पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर आप मुझसे अनअकैडमी ऐप पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी के कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों शामिल हैं, उस पर इस वक्त 35% डिस्काउंट चल रहा है। इसको आप अवेल करने के लिए महिपाल कोड यूज कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी इसकी लेक्चर के अंत में मैं आपको देने वाला हूं। अभिमन्यु से पहले ये रिकॉर्ड रशिया के सर्गेई करजाकिन के नाम था, जिन्होंने 12 साल और 7 महीने की उम्र में ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल करी थी। तो इनका रिकॉर्ड 3-4 महीने से तोड़ दिया है, जो चेस की दुनिया में एक काफी लंबा समय होता है। ठीक है, कुछ कुछ दिन से भी रिकॉर्ड टूटते हैं चेस में, जो ग्रैंड मास्टर के यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर के रिकॉर्ड हैं। तो अभिमन्यु ने ये फीट कहां पर हासिल करी? अभी एक टूर्नामेंट चल रहा था, वेजर कैप्जो ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट, बुडापेस्ट हंगरी में, और वहां पर इन्होंने भारत के ही लियोन मेंडोनका को डिफीट करके ये वाली उपाधि हासिल करी है। ग्रैंड मास्टर टाइटल को देने वाला संगठन है FIDE, फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस। अब ये फ्रेंच में कैसे प्रोनाउंस होता है मुझे नहीं पता। बेसिकली चेस गेम को रेगुलेट करने की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है FIDE, ये बॉडी ग्रैंड मास्टर का टाइटल देती है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको यही निर्धारित करते हैं, और इसको कई बार इंग्लिश में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हम कह देते हैं कॉमनली, जबकि इसका जो ओरिजिनल नाम है ये फ्रेंच भाषा में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, और दुनिया में जितने भी राष्ट्रीय चेस फेडरेशन है वो सभी इसके मेंबर होते हैं। तो ये तो हर स्पोर्ट में ऐसा ही होता है, नॉर्मल है, आपको पता ही होगा। एवरी कंट्री हैज़ अ स्पोर्ट्स फेडरेशन, जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था होती है, उससे जुड़े हुए होते हैं। अब ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है जब आप कुछ क्राइटेरिया पूरे करते हैं, कुछ रेटिंग्स पॉइंट आप हासिल करते हैं। इसके अलावा एक वर्ल्ड चैंपियनशिप भी होती है। तो वैसे जो वर्ल्ड चैंपियन बनता है उसको ऑटोमेटिकली ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे देते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वही लोग वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं। अभी तक 1938 प्लेयर्स को ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जा चुकी है, जिनमें से भारत के 67 प्लेयर्स हैं। तो 67 प्लेयर्स हैं भारत के जिनको लाइफ टाइम अभी तक ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है। एक बार अगर आप ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं तो पूरी जिंदगी आप ग्रैंड मास्टर रहते हैं, चाहे उसके बाद आपका परफॉर्मेंस खराब हो जाए, आपके रेटिंग पॉइंट कम हो जाए, तो भी आपका ग्रैंड मास्टर का टाइटल बना रहता है। हाँ, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए कभी भी अपने करियर में, तो फिर FIDE आपका ग्रैंड मास्टर टाइटल हटा सकती है। ग्रैंड मास्टर्स को कई बार IGM भी लिखा जाता है, इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर, एक ही बात है। ग्रैंड मास्टर के अलावा कुछ और FIDE टाइटल्स भी होते हैं, जैसे इंटरनेशनल मास्टर IM, FIDE मास्टर FM, और ये भी कई प्लेयर्स को दिए जाते हैं। तो पहले आप जनरली FM बनते हैं, फिर IM, और उसके बाद ग्रैंड मास्टर GM बनते हैं। ग्रैंड मास्टर का टाइटल जेंडर न्यूट्रल होता है, यानी कि पुरुष और महिलाएं दोनों को सेम टाइटल मिलता है, अलग अलग रेटिंग्स नहीं होती हैं। लेकिन एक वुमेन ग्रैंड मास्टर का टाइटल और शुरू किया गया था, जिसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी लोअर होती हैं, और वो महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सन 2000 के बाद से जो विश्व रैंकिंग में टॉप 10 महिलाएं हैं वो सभी ग्रैंड मास्टर्स रही हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कोई भी ग्रैंड मास्टर नहीं है और वो टॉप 10 में पहुंच गया हो। तो ये वुमेन ग्रैंड मास्टर की भी एक अलग उपाधि है, बट ग्रैंड मास्टर पुरुष और महिलाएं दोनों ही। अब ग्रैंड मास्टर बनने के एग्जैक्ट क्राइटेरिया के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखो, चेस में जो रेटिंग सिस्टम होता है उसको कहा जाता है ईलो रेटिंग। तो पहला क्राइटेरिया यह है कि आपको अपने करियर में कम से कम एक बार 2500 पॉइंट्स हासिल करने हैं इस ईलो रेटिंग में। जरूरी नहीं है कि टूर्नामेंट में जब आप जा रहे हो तब आपके 2500 पॉइंट हो सकता है कि आपके 2400 थे, फिर आपने 2500 क्रॉस कर लिया और टूर्नामेंट खत्म होने के बाद फिर से आप 2450 पर आ गए, बट 2500 का मार्क क्रॉस करना एक बार जरूरी है। ये सबसे पहला क्राइटेरिया है। वैसे जो सेकंड क्राइटेरिया मैं आपको बताऊंगा उसमें 2600 तक पहुंचना जरूरी होता है, तो ऑटोमेटिकली 2500 हो ही जाएंगे। बट मान लो कि किसी एक टूर्नामेंट में आपके 2500 आ गए, क्रॉस कर गए, फिर सेकंड टूर्नामेंट में आप ग्रैंड मास्टर बन सकते हो अगर आप 2600 क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया? एटलीस्ट 2500 ईलो रेटिंग्स होनी चाहिए किसी भी एक समय पर अपने करियर में। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जिस टूर्नामेंट में आप हिस्सा ले रहे हैं उसमें कम से कम 27 गेम्स हो और उनमें से 2 फेवरेबल रिजल्ट्स आए, जिसको नॉर्म कहा जाता है चेस की भाषा में। तो फेवरेबल रिजल्ट आप देखकर सोच रहे होंगे कि अरे 27 में से केवल 2 जीत चाहिए, तो चेस में जीतना बहुत मुश्किल होता है। चेस में बहुत सारे टॉप लेवल के जो मैचेस हैं उनमें ड्रॉ होता है। ठीक है, तो 2 फेवरेबल रिजल्ट, 27 गेम्स इन 1 टूर्नामेंट,
और ऐसा नहीं है कि किसी भी विरोधी के खिलाफ आप ये जीत हासिल कर सकते हो, विरोधियों के भी कुछ स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं और ये बहुत डिफिकल्ट हैं। तो देखो, आप जिस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हो, पहली बात उसमें आपका जो रेटिंग है वो एक बार 2600 तक पहुंचना जरूरी है टूर्नामेंट के एंड तक, ठीक है, 2600 आपको पहुंचना है। दूसरा, आपके जो विरोधी हैं उनमें से एक तिहाई ग्रैंड मास्टर होने जरूरी है, यानी कि जो आपके ओपोनेंट्स हैं उनमें से 33% खुद ग्रैंड मास्टर हों पहले से, और ओवरऑल 50% प्लेयर हैं वो कोई ना कोई FIDE का टाइटल हासिल कर चुके हों, चाहे वो FM हो या फिर IM हो या GM, कुछ भी हो, मतलब 50% ये तीनों होने चाहिए और 33% ग्रैंड मास्टर। और जितने भी विरोधी हैं उनकी एवरेज रेटिंग 2380 होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने 2000 रेटिंग पॉइंट वाले विरोधियों को हराकर ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल कर ली, इट शुड बी एटलीस्ट 2380। इन विरोधियों की नेशनैलिटी को लेकर भी कुछ क्राइटेरिया हैं, ताकि ऐसा ना हो कि एक देश अपने ही देश में बड़ा टूर्नामेंट करा ले और अपने ही देश के लोगों को ग्रैंड मास्टर बनाता जाए। इसको रोकने के लिए 2 क्राइटेरिया तय किए गए हैं। पहला, 66% मैक्सिमम प्लेयर के ओपोनेंट्स एक फेडरेशन से आ सकते हैं। एक फेडरेशन का मतलब कि एक देश में जनरली एक ही फेडरेशन होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम 66% प्लेयर्स के जो ओपोनेंट्स हैं वो एक देश या एक फेडरेशन से होने चाहिए, और 60% जो प्लेयर्स हैं वो उसके अपने देश से आ सकते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर इंडिया रशिया के बीच में टूर्नामेंट है, इंडिया या रशिया के प्लेयर्स आपस में कंपीट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पर मैक्सिमम रशिया के प्लेयर्स हैं तो रशिया का कोई भी व्यक्ति ग्रैंड मास्टर उस टूर्नामेंट में नहीं बन पाएगा अगर वहाँ पर 70% प्लेयर्स रशिया के हैं, ठीक है, क्योंकि अपने फेडरेशन के मैक्सिमम 60% हो सकते हैं। और अगर 67% भी रशिया से हैं तो भी वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया एक्सीड हो रहा है, एक फेडरेशन के 66 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अगर वहाँ पर रशिया के 65% या रशिया के 59% और भारत के अगर 41% प्लेयर्स हैं तो ही वहाँ पर दूसरे क्राइटेरिया आप देख सकते हो। फिर वो ग्रैंड मास्टर और ये वाले क्राइटेरिया तो पूरे होने ही चाहिए, बट आप समझ रहे हैं कि नेशनैलिटी वाला क्लॉज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से व्यक्ति बनता है ग्रैंड मास्टर। अब कुछ यहाँ पर एक्सेप्शन भी हैं। अगर आप विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप या सीनियर चैंपियनशिप जीत जाते हैं, बेसिकली आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रैंड मास्टर की उपाधि दे दी जाती है। वैसे मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो व्यक्ति चैंपियनशिप जीतता है, वर्ल्ड चैंपियन बनता है, वो पहले से ही ग्रैंड मास्टर होता है, ठीक है, कॉमनली ऐसा ही होता है। फिर कुछ और टाइटल्स भी हैं जैसे सुपर ग्रैंड मास्टर। अब ये सुपर ग्रैंड मास्टर कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है FIDE का, इसको मीडिया यूज करती है, ये एक इनफॉर्मल टर्म है। ये दुनिया के टॉप एलीट प्लेयर्स को डेजिग्नेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और पहले ऐसा होता था कि जिनकी रैंकिंग 2600 से ऊपर है उनको एलीट प्लेयर्स मानते थे या सुपर ग्रैंड मास्टर कहते थे, लेकिन अब क्या है कि इतने सारे प्लेयर हो चुके हैं 2600 के ऊपर कि अब तो 2700 एंड अबाव रैंकिंग वालों को ही सुपर ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। यहाँ पर आप अभी जो करंट वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं उनके नाम देख सकते हैं। तो पुरुषों में मैग्नस कार्लसन नंबर 1 प्लेयर है, इनका आप रेटिंग पॉइंट देखिए 2847। महिलाओं में यिफान हु जो चाइना से हैं, इनके हैं 2658 पॉइंट्स, और ये जूनियर्स या गर्ल्स में जो है उसमें आप रैंकिंग देख सकते हैं। तो ये वर्ल्ड के टॉप 100 प्लेयर्स हैं एज ऑफ जुलाई 2021, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि भारत के विश्वनाथन आनंद जो हैं वो इंडिया के टॉप रेटेड प्लेयर हैं, इस वक्त नंबर 15 पर हैं। और जो सर्जेई करजाकिन है, जिनके पास ये रिकॉर्ड था पहले यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनने का 12 साल की उम्र में, वो रशिया से हैं और वो अभी नंबर 14 पर हैं। अब क्योंकि बात अभिमन्यु मिश्रा से शुरू हुई है तो आइए भारत के कुछ अन्य यंग ग्रैंड मास्टर्स को भी हम जान लेते हैं। निहाल सरीन ने 16 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल करी थी, तो ये भी काफ़ी यंग थे। भारत के R प्रज्ञानंदा, ये इस टाइटल को यंगेस्ट एज पर जीतते जीतते रह गए थे, ठीक है, कुछ महीनों से ये चूक गए थे। ये भी 12 साल और कुछ महीनों की उम्र में, शायद 8 या 9 महीने की उम्र में इनको मिला था ग्रैंड मास्टर का टाइटल। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड को बीट करने से 1 या 2 महीने से चूक गए थे, ठीक है, वरना ये रिकॉर्ड इनके नाम होता। गुकेश डी, ये भी 14 साल के हैं और ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। भारत की कोनेरू हम्पी जब ग्रैंड मास्टर बनी थी, साल था 2002, तब ये केवल 15 साल की थी और उस समय महिलाओं में यंगेस्ट एज पर ग्रैंड मास्टर बनने का खिताब इनके नाम पर था। मतलब उस समय यंगेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी थी। 2008 में हु यिफान ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया था, जो अभी करंटली वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है, उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। शी बिकेम द यंगेस्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर। लेकिन 6 साल तक ये रिकॉर्ड भारत के नाम था, कोनेरू हम्पी के नाम। तो ये एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, मोर ऑफ ए ट्रिविया वीडियो, ठीक है। वर्ल्ड रैंकिंग्स कैसे काम करती हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ग्रैंड मास्टर शब्द हम कई बार सुनते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि कैसे ग्रैंड मास्टर बना जाता है। चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसका PDF आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और भारत के बेस्ट एजुकेटर्स से UPSC की तैयारी आप करना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके वहाँ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको
1 साल एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी अगर आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होता है, तो वी विल प्रोवाइड यू विथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। 80 टेस्ट की टेस्ट सीरीज आपको इस कोर्स के साथ फ्री मिलेगी अगर आप 1 ईयर अबाउ सब्सक्रिप्शन लेते हैं। उसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों के टेस्ट शामिल हैं। ईएमआई ऑप्शन पर आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। जीएस की किताबों का सेट यहाँ पर आपको पूरा फ्री में मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश। और प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्स हैं। प्लस में आपको क्या मिल रहा है, लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, वीकली टेस्ट। और आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी हमारे द्वारा दिए गए मेंटोर्स पर। और इन सभी कोर्सेज में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड यूज़ करके इनको अवेल करते हैं। ऑप्शनल के कोर्सेज को भी अवेल कर सकते हैं। जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन अवेल करते हैं, बैच को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कहाँ से क्या पढ़ूँ, सीधा बैच ज्वाइन करो, पूरी तैयारी आपकी हो जाएगी। हर रविवार को कॉम्बैट होता है, इसमें हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। और इसमें हिस्सा लेने के लिए ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट यूज दिस कोड टू एनरोल। और कॉम्बैट का लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। 3 फ्री टेस्ट सीरीज चलती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर, इनमें भी आप पार्ट लेकर अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।